नमस्कार। पर्सनल फाइनेंस की डेली डोज लेकर मैं पल्लवी आपके सामने हाजिर हूं मनी गुरु शो में। आज चर्चा लोन्स पर, यानी लोन से जुड़े हुए आपके जितने सवाल होंगे उनको हम शामिल करेंगे। अगर आप लोन पर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। आप एसएमएस या ईमेल के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अगले हफ्ते हम आपके सवाल लेने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा ईमेल आईडी नोट करें, moneyguru@zenetwork.com। इसके अलावा आप एसएमएस करके भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा आज के शो का कोड है कर्ज, KARZ, कर्ज लिखकर आप अपने नाम के साथ अपना सवाल 57575 पर भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है बलवंत जी आपका अपनापैसा.com से। बलवंत जी, आज के शो पर हम चर्चा करेंगे और कॉलर भी हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे। कुछ सवाल हम ईमेल के जरिए भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एक एसएमएस यहाँ पर आया है, उसको हम शामिल करते हैं। कॉलर जो है इस वक्त फोन लाइन पर, उनसे हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इन्होंने सवाल जो है लोन पर पूछा है, जानते हैं क्या इनकी क्वेरी है। आइए स्क्रीन पर लेते हैं क्या सवाल है। इन्होंने मेंशन, जैसे डिटेल्स हम देख पा रहे हैं, इनकी एनुअल इनकम जो है 4.5 लाख है और ये अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं। 10 लाख इनको जरूरत होगी, लेकिन जैसा इन्होंने लिखा है अपनी मेल में कि फिलहाल ये सर्विस में है और रिटेल बिजनेस यानी लेदर का कुछ काम करना चाहते हैं। बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं ये, लेकिन 10 लाख तक का इनको जरूरत होगी लोन का। तो ऐसे में बलवंत जी, क्या कोई ऐसी योजना है जो बिल्कुल जो स्मॉलर कंपनीज है उनके लिए कोई फैसिलिटी उपलब्ध कराती हो, या 10 लाख तक का जो लोन है वो इनको उपलब्ध हो जाए? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि उनको जो रिटेल का बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए, तो जो लेंडर है वो लोन देने के पहले उस जो भी बोरोर है उसकी जो एक्सपीरियंस है वो जरूर जानना चाहेगा। अगर उनका उस लाइन का बिजनेस का एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, नहीं तो वो उनको और किसी को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। और जहाँ तक आप स्कीम की बात कर रही है, तो गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, उसके तहत अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाना चाहते हैं तो 10 लाख तक का, और ट्रेडिंग या सर्विस के लिए आपको 5 लाख तक का लोन मिलता है। और वो लोन आपको जो कैपिटल कॉस्ट के लिए मिलता है, जैसे आपको मशीनरी लगानी है, फर्नीचर वगैरह लगाना है। बाकी वर्किंग कैपिटल के लिए आपको बैंक को ही अप्रोच करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन है कि आपका जो बैंक अकाउंट जहाँ पे हो उनको अप्रोच करिए, तो हो सकता है आपको लोन मिल जाएगा। पर जो कैपिटल कॉस्ट के लिए, जैसे फर्नीचर वगैरह लगाना है, उसके लिए आप प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में कांटेक्ट कर सकते हैं और आप बैंक को भी बता सकते हैं कि मुझे ये स्कीम के तहत लोन लेना है। इनको चूंकि 10 लाख का लोन चाहिए और इनको ये लोन बिजनेस के लिए चाहिए, तो उसमें जो रेस्ट्रिक्शन है वो 5 लाख की है। तो इनको जो लोन कैपिटल के लिए, जो फिक्स्ड असेट्स के लिए, वो 5 लाख तक का ही लोन मिलेगा। और उसमें अगर अर्बन एरिया में तो 15% की सब्सिडी है, और अगर रूरल एरिया में तो 25% की सब्सिडी है। और जो कैपिटल कॉस्ट है, जो लोन है, उसमें 10% इनको अपना लगाना पड़ेगा और 90% तक बैंक से फाइनेंस हो जाए। जी, तो चलिए और कुछ सवाल शामिल करेंगे। मौजूद है हमारे साथ फोन लाइन पर सुजान है मैंगलोर से। सुजान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए क्या सवाल है एक्सपर्ट से। हेलो। हाँ सुजान, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते जी। नमस्कार। मैं पूछ रहा था जी, आप टेलीविजन म्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, बताइए। मेरा से ये पूछना था कि मैं रेलवे में हूँ। ओके। हाँ नमस्ते जी, मैं रेलवे में हूँ। मेरा सालाना इनकम है 3 लाख जी। और ऐसा है कि मैं एक लैंड लेना चाहता हूँ इधर मैंगलोर में। ओके। तो मुझे क्या सिर्फ लैंड के लिए लोन मिल जाएगा? आपने लैंड जैसे कुछ उसमें कीमत पता करी है, कितना एरिया है, कितना लैंड है और क्या उसकी कीमत है मौजूदा मार्केट में? हाँ इधर मैडम ये 10 सेंट के आसपास लैंड है। ओके। जिसका कीमत है 15 लाख। 60। चलिए ठीक है, जान देंगे मैक्सिमम कितना लोन आपको मिल पाएगा और आपकी एलिजिबिलिटी भी चेक करते हैं। बलवंत जी हमारे साथ है। बलवंत जी, आपने इनका सवाल सुना। इनकी एनुअल इनकम इन्होंने बताई है 3 लाख और इनको जो रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट 15 लाख की है। साथ ही अगर इनका प्रोफाइल भी देखें तो गवर्नमेंट जॉब में है। हालांकि प्लॉट ऑथराइज्ड है, अप्रूव्ड है नहीं, वो इन्होंने भी शेयर नहीं किया, लेकिन क्या नॉर्म्स हैं और क्या प्लॉट के लिए लोन मिलना ज्यादा मुश्किल है?
देखिए पल्लवी, ऐसा है कि प्लॉट लोन देने में जो लेंडर है वो सिलेक्टिव है। तो जैसे हर एक लेंडर जो है, जैसे जितना आसानी से आपको होम लोन मिल जाता है उतना प्लॉट लोन नहीं मिलता है। और प्लॉट भी आपका या तो जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड अथॉरिटी है या अप्रूव्ड डेवलपर है उनसे मिल सकता, मतलब उनका प्लॉट हो तो ही लोन मिल सकता है। और इसके अलावा जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट है, जनरली जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट है वो 30 से 40% का है। बैंक जो होम लोन लेते हैं उसमें आपको मार्जिन अपना कम देना पड़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक्सेप्ट HDFC थोड़ा 1-2% ज़्यादा है। टेन्योर का जहाँ तक सवाल है तो जो प्लॉट लोन है वो 5 से 15 साल तक का मिलता है। होम लोन आपको 20 से 30 साल तक का भी मिल जाता है। तो जैसे HDFC की स्कीम है, HDFC की स्कीम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 10.5% के आसपास है, 10.4 है 30 लाख तक का अगर लोन लेते हैं तो। परंतु जहाँ तक इनकी इनकम बेस्ड जो एलिजिबिलिटी है तो उनको जैसे HDFC के पास जाएंगे, HDFC होम लोन जैसे ही ट्रीट करती है तो 4 से 4.5 गुना जो एनुअल इनकम है उसके आसपास मिलता है। तो जैसे बताया इन्होंने 3 लाख इनकम है तो 13.5 लाख मैक्सिमम लोन मिल सकता है। और वो कितना लोन मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपके जो बैंक है उसकी नज़र में, उनके वैल्यूएशन में प्लॉट का क्या वैल्यू है, आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है क्या, आपकी जो रेगुलर आउटगो वगैरह कितनी है, आपकी जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस वगैरह क्या, वो सब कंसीडर करेंगे। पर मेरे हिसाब से 13 लाख से ज़्यादा का तो लोन इनको मिल नहीं सकता है। HDFC के पास जाएंगे और दूसरे कोई लेंडर के पास जाएंगे तो हो सकता है जैसे प्लॉट की जो कीमत है उसका 30% इनको खुद को लगाना पड़ेगा। जी सुजन, वैसे आपने डिटेल्स यहाँ पर नहीं मेंशन करी हैं कि जो आपका प्लॉट लेने का पर्पस है वो क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे बलवंत जी ने भी कहा कंपोजिट लोन भी आप सोच सकते हैं अगर आप कंस्ट्रक्शन भी उसमें करना चाह रहे हैं या वजह सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। आप देख रहे हैं मनी गुरु, सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। हमारे साथ अपना पैसा से हैं बलवंत जैन। और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आपका ये शो हफ्ते में 5 दिन आता है और आप अलग अलग टॉपिक्स पर आप हमसे राय ले सकते हैं। मंडे हम सेविंग से जुड़े आपके सवालों को शामिल करेंगे। इसके अलावा ट्यूसडे हम लोन से जुड़े हुए आपके सभी सवालों को शो में लेंगे। हर बुधवार आप इंश्योरेंस पर चर्चा कर सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं। प्रॉपर्टी का जायजा लेंगे हर थर्सडे 7:30 बजे और साथ ही शुक्रवार के दिन इक्विटी से जुड़े हुए आपके सवालों को शामिल करेंगे। फिलहाल आज लोन्स को लेकर अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल या SMS कर सकते हैं moneyguru@znetwork.com। आज के लिए आपको कोड लिखना होगा कर्ज KARZ और आपको भेजना होगा 57575 पर। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर फोन लाइन पर है राजेश कुमार हमारे साथ है। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है एक्सपर्ट से। हाँ नमस्कार मैडम। हाँ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। मैंने एक HDFC से होम लोन के लिए अप्लाई किया है 15 लाख के लिए जी, फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। आप टेलीविजन म्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज अदरवाइज एको करेगी और ध्यान से एक्सपर्ट सुन नहीं पाएंगे। टेलीविजन ऑन कर लूं? टेलीविजन म्यूट कर दीजिए, आप पूछिए अपना सवाल। म्यूट कर लूं। अच्छा, मैंने 15 लाख के लिए 15 साल के लिए अप्लाई किया होम लोन फ्रॉम HDFC जी। HDFC ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि मेरा जो EMI मंथली EMI आएगा 1105। ओके, ये फिक्स्ड रेट है पूरी टर्म के दौरान? पूरे टर्म के दौरान वो बता रहे हैं, लेकिन देयर इज नो टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, वो कुछ लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने जो उनका फॉर्मेट वगैरह में देखा कहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स अभी आ चुके हैं? कितना दिन हुआ है आपको वैसे एप्लीकेशन दिए हुए? डॉक्यूमेंट्स मैंने जस्ट 1 सप्ताह पहले अप्लाई किया है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है। ओके ओके, अभी अब प्रोसेस में चल रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्या एंटायर 15 इयर्स के लिए फिक्स रहेगा वो EMI 1105, और ऐसा तो नहीं कि 2 साल 3 साल के बाद वो क्या करेंगे कि फिर फ्लक्चुएट करेंगे, कभी कम हो जाएगा ज्यादा होगा ऐसा करके। ये चलिए बलवंत जी से आपका सवाल हम लेते हैं। 15 इयर्स की आपकी टर्म है और 15 लाख का आपका अमाउंट है। फोन लाइन पर आप बने रहिए। बलवंत जी, इनको आप किस तरह से एड्रेस करेंगे? इनका मेन कंसर्न है EMI क्या सेम रहेगी पूरे टर्म के दौरान? देखिए पल्लवी, जो इनका राजेश जी का जो फिगर है और हम लोगों ने जो वर्कआउट किया इसके हिसाब से जो इसकी HDFC की ट्रू फिक्स प्लस होम लोन है जो सच में फिक्स रहता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पूरे टेन्योर के लिए फिक्स रहता है। तो जो ये बता रहे हैं कि उनको जो HDFC ने बताया वो सही है, पर मेरा सुझाव रहेगा कि जो फिक्स
ये जो 10.5% का रेट है फिक्स, जो ये जो फिक्स जो रेट का जो प्रोडक्ट है वो 10.5% पे ऑफर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से भी इनको तुरंत जितना जल्दी हो जितना जल्दी अवेल कर देना चाहिए। और चूंकि क्या ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एप्लीकेबल होती है डिसबर्समेंट के डेट पे, और अभी जो रुझान है आप देख सकते हैं कि ये बैंक की एफडी की रेट बढ़ रही है, बैंक बेस रेट बढ़ा रही है, तो हो सकता है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ जाए। तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी उनको ये लॉक कर देना चाहिए। जी, तो चलिए, आपको उम्मीद है कुछ यहाँ पर सोल्यूशन मिला होगा। और अगले कॉलर भी फोन लाइन पर हैं, गोपाल तिवारी जी मुंबई से हमारे साथ हैं। बताइए गोपाल जी, क्या सवाल है एक्सपर्ट से? हेलो जी सर, नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि सिबिल रिपोर्ट सेटलमेंट और रिटर्न ऑफ में क्या डिफरेंस होता है? आपका वैसे खुद का आपने कुछ चेक करना चाह रहे हैं सिबिल से, या फिर एक जनरल राय लेना चाहते हैं? इट्स अ जनरल राय। ओके, जेनरिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन इनफैक्ट इसको कहा जा सकता है। बलवंत जी, ये दो चीजें जो टर्म्स यूज होती हैं सेटलमेंट के बाद, राइट ऑफ, वेव ऑफ, उसमें भी काफी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा आप क्लैरिटी लाना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? पल्लवी, ऐसा है कि जो बैंक्स रिपोर्ट करती है, जो पैसा नहीं रिकवर हो पाता है उसके लिए वो दो टर्म यूज करते हैं। एक तो रिटर्न ऑफ है। रिटर्न ऑफ में ऐसा होता है कि बैंक उस पैसे को रिकवर ही नहीं कर पाती है, या तो बोरोर नहीं मिलता है, या जो सिक्योरिटी है वो पर्याप्त नहीं है। और दूसरा जो टर्म है वो सेटल्ड है। तो जितने उस केस में क्या होता है कि जो आउटस्टैंडिंग होती है उसमें से कुछ कम अमाउंट में बैंक सेटल कर देती है बोरोर के साथ में। तो जो अमाउंट है वो दोनों जो सेटल्ड है और राइट ऑफ है, दोनों का भी जो कनोटेशन है वो नेगेटिव है। पर जो राइट ऑफ का वो तो बैंक रिकवरी नहीं कर पाई। और सेटल के केस में क्या होता है कि बैंक भी एग्री होती है कुछ हेयर कट लेने के लिए, तो कम पैसा में भी तैयार हो जाती है। और इसके अलावा एक तीसरी टर्म और है, वेव्ड होता है। कई बार क्या बैंक की तरफ से कोई गलती की वजह से कोई चार्ज हो जाता है, और अगर आप बैंक को पॉइंट आउट करो, एक बार बैंक ने जैसे रिपोर्ट कर दिया आउटस्टैंडिंग है या राइट ऑफ कर दिया, और फिर आप इंसिस्ट करो कि भाई ये राइट ऑफ नहीं होना चाहिए, तो बैंक उसको फिर रीवर्ड कर देती है, वेव्ड है। तो वेव्ड का कोई नेगेटिव कनोटेशन नहीं है, पर जो राइट ऑफ का और सेटल का है वो नेगेटिव कनोटेशन है। और आप भविष्य में किसी के पास भी अगर कोई भी लेंडर के पास लोन के लिए जाएंगे तो वो बहुत कॉशियसली आपको देखेगा, और हो सकता है आपको लोन नहीं मिले। जी, तो इनफैक्ट कोशिश है हमारी कि आपको एक बेहतर यहाँ पर सोल्यूशन दिया जाए। अगले कॉलर तो उन्होंने अपना नंबर नहीं भेजा है, ईमेल के जरिए सवाल भेजा है। शशांक हैं दिल्ली से, इन्होंने सवाल भेजा है। इनका सवाल भी हम स्क्रीन पर लेते हैं। शशांक कार लोन लेने की शायद प्लानिंग कर रहे हैं। इनकी जो एनुअल इनकम है वो करीब 4,10,000 है। ऐसे में 5 लाख की एलिजिबिलिटी जाना चाह रहे हैं, और कितने टेन्योर के लिए इनको लोन मिलेगा ये भी इनकी राय सवाल है। बलवंत जी, क्या राय देंगे आप? देखिए पल्लवी, ऐसा है जो कार लोन है वो 3 साल से 7 साल के टेन्योर के लिए मिलता है। नॉर्मली जो आपकी जो इनकम है उसका 2.5 से एनुअल इनकम जो है जो प्रूव होती है आपका, या तो फॉर्म 16 है, या जो अगर बिजनेस वाले हैं, प्रोफेशनल है, तो जो आपका फॉर्म जो इनकम टैक्स रिटर्न है उससे प्रूव होता है, उससे 2.5 से 3 गुने के आसपास जो है एनुअल इनकम का लोन मिलता है। इनका तो जैसे इनकम है 4 लाख के आसपास का, और उनको लोन 5 लाख का चाहिए तो वो आराम से मिल जाएगा। और जो जैसे अगर स्टेट बैंक है वो जो ऑन रोड प्राइस है जिसमें रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस वगैरह भी शामिल है, उसका 85% देती है। और अगर आपका बैंक अकाउंट अगर सेविंग अकाउंट जो है वो स्टेट बैंक में वो तो 90% देती है। और स्टेट बैंक की एलिजिबिलिटी भी आपकी जो एनुअल इनकम है उसका 4 गुना है। इसके अलावा स्टेट बैंक की जो प्रोडक्ट है उसमें वो है फ्लोटिंग रेट का, पर जो पेनल्टी है वो प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं है, बाकी सब में प्रीपेमेंट। और नॉर्मली कार लोन में जो क्या होता है, जब आदमी बोरो करने जाता है तब वो बहुत लंबे टेन्योर का, जितना लंबे टेन्योर का लोन मिलता है उतना ले लेता है, जिससे उसको लगता है कि मेरे को ईएमआई भरने की कम आएगी। परंतु जो नॉर्मली जो कार ओनर्स है वो नॉर्मली 2 या 3 साल बाद में गाड़ी बदली कर देते हैं, और उनको फिर लोन प्री पेमेंट करना पड़ता है। और जो लोन प्री पेमेंट की जो पेनल्टी है वो 5% से लेकर 11% के बीच में है। तो जब भी आप कार लोन लें तो ये जरूर देख लें कि आपको सच में लंबे समय के लिए लोन चाहिए, या आप
कितने टाइम में कार लोन चुकाना चाहते हैं उसी टेन्योर का लोन लेना चाहिए, नहीं तो आपको प्री पेमेंट पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा आप कुछ ऑप्शंस भी देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रोवाइड करने की कोशिश की हमने कि अलग अलग बैंक्स में फिलहाल मौजूदा क्या ब्याज दरें हैं। आपको 10.5 से इनफैक्ट 11%, 12% आप अलग अलग बैंक्स में चेक कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक आप देख सकते हैं 11.5 से 16.5 के बीच में आपको लोन मिल सकता है। 5 लाख अगर आप 5 ईयर्स के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा। आप इनफैक्ट जिस अकाउंट होल्डर हैं आप उस पर्टिकुलर बैंक में पहले अप्लाई करें। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। आप देख रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग पर हमारी खास पेशकश मनी गुरु और आज चर्चा लोन्स पर, यानी कि बलवंत जैन जी हमारे साथ है अपना पैसा से। वो आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है आपको आपका सोल्यूशन भी मिल रहा है। फिलहाल फोन लाइन पर अगले कॉलर हैं नवीन बंसल, लुधियाना से इन्होंने सवाल भेजा है पर्सनल लोन को लेकर। आइए नवीन से जानते हैं कि क्या एग्जैक्टली पूछना चाह रहे हैं। नवीन बताइए क्या जानना चाहते हैं एक्सपर्ट से। नवीन आप अपना सवाल पूछ सकते हैं पर्सनल लोन से जुड़ा हुआ। आपसे संपर्क शायद हमारा छूट गया है, लेकिन इन्होंने मेल पर भी अपना सवाल शेयर किया था और जैसे इन्होंने डिटेल्स मेंशन की थी कि इन्होंने पर्सनल लोन लिया हुआ है इनफैक्ट 4 लाख का, काफी समय हो चुका है, 2.5 साल हो चुका है। बार्कलेस से इन्होंने लिया था और प्री क्लोजर को लेके 4% जो चार्जेस है वो अब बढ़कर 5% चार्ज कर रहा है। क्या ये सही है? इनका आउटस्टैंडिंग अभी बाकी है, करीब करीब 2.3 लाख का बकाया है। क्या एग्जैक्टली नॉर्म्स हैं और क्या प्री क्लोजर को लेके अलग अलग बैंक्स में अलग नॉर्म्स है बलवंत जी? देखिए पल्लवी, आपने सही बताया, जो प्रीपेमेंट की जो पेनल्टी की जो टर्म्स है वो हर एक बैंक की अपनी अपनी है। परंतु जहाँ तक प्रश्न है कि जैसे इन्होंने बार्कलेज से लोन लिया था और उसको बाद में स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने टेक ओवर कर लिया, तो अगर कोई भी बैंक पर कोई दूसरा बिजनेस अगर अंडरटेकिंग टेक ओवर करती है तो वो लीगली बाउंड है कि जो उनके प्रेडिसेसर है वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री की थी। तो मेरा सुझाव उनसे रहेगा कॉलर से कि ये जो सैंक्शन लेटर है या जो एग्रीमेंट है जो बार्कलेज के साथ इन्होंने एग्जीक्यूट किया था वो एकदम बराबर ध्यान से पढ़ ले और उसमें 4% ही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, फिर वो लेटर ले जाके स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को दिखा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई रीजन नहीं है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक नहीं माने। और अगर आपको अगर लगता है कि नहीं मान रहे तो आप बैंकिंग ऑम्बड्समैन है आरबीआई में, वहाँ कंप्लेन भी कर सकते हो। तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो साथ में जरूर लगाइएगा जी। और बैंकिंग जो ओम्बड्समैन की आप बात कर रहे हैं, अपना नियरेस्ट जो लोकल जो सबसे पास पड़ेगा, क्या उसकी डिटेल्स इनको आसानी से इंटरनेट पे मिल जाएंगी? अब अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगी, नहीं तो आरबीआई की साइट पे अवेलेबल रहती है, तो आरबीआई की साइट पे आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप पोस्ट से भी भेज सकते हैं। चलिए आज के शो में इतने ही सवाल शामिल कर पाएंगे। तो जाते जाते एक बहुत ही आपसे जनरल राय लेना चाह रही हूँ पर्सनल लोन पे। अगर आपको बैंक मना कर रहा है पर्सनल लोन देने का, क्या बैंक लायबल है आपको आंसर करने का? एक कस्टमर को क्या उसे एक्सप्लेन करना चाहिए कि डिक्लाइन क्यों किया गया है पर्सनल लोन? वैसे आप रीजन जरूर मांग सकते हो राइटिंग में कि आपको क्यों, क्या रीजन है, किस वजह से आपको मना किया जा रहा है, पर आपका एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं है कि आप उनको बोलो कि आपको लोन देना ही पड़ेगा। बट द बैंक इज बाउंड टू गिव यू द रीजन इन राइटिंग इफ यू आस्क फॉर अ रीजन। चलिए शुक्रिया बलवंत जी आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए। अपने व्यूअर्स को एक बार और बता दें किस तरह सवाल भेज सकते हैं आप ईमेल या एसएमएस के जरिए। आपको ईमेल करने के लिए moniguru@zenetwork.com पर अपना सवाल लिखकर भेजना होगा। इसके अलावा आप एसएमएस करके भी भेज सकते हैं। आज का हमारा कोड है कर्ज KARZ लिखकर अपने नाम के साथ अपना सवाल 57575 पर भेजना होगा। फिलहाल आज के शो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।